हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो यार, फाइनली सीए फाइनल May 26 का रिजल्ट आ चुका है एंड आई होप आप सभी उससे बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया हो आप लोगों ने। ऑल्दो दैट्स नॉट पॉसिबल, बट बीइंग अ मेंटर और बीइंग अ टीचर, आई कांट विश कि कुछ का अच्छा आया कुछ का अच्छा ना आया, बट दैट्स द हार्श रियलिटी। सो सो जिनका रिजल्ट आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड आई आई अज्यूम वो लोग शायद इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे। अगर देख रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। एंड मैं तो हमेशा ऐसा करता था कि सोल्यूशन वीडियो सजेस्टेड आने के बाद मैं देखता था। अगर आप लोग देख रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस वीडियो इज फॉर दोज जो May 26 क्लियर नहीं कर पाए या फिर जो आने वाले अटेम्प्ट्स में अपेयर करने वाले हैं। सो यार, इफ़ यू गाइज रिमेंबर और आप लोग अगर मुझे जानते हो तो मैंने अपना May 26 का जब पेपर हुआ था उसके अराउंड आईबीएस वाले एग्जाम के दिन शाम को आई अपलोडेड अ सोल्यूशन वीडियो अराउंड 2 आवर्स का, जिसमें मैंने May 26 इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर को पूरा डिटेल में सॉल्व किया था और डिटेल में सोल्यूशन दिखाए थे। उसके बाद मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स भी थे, बट कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, जिन्होंने बोला नहीं इसका आंसर तो यही होना चाहिए, है ना? हमारे टीचर ने तो ऐसा बताया है, वैसा बताया। मैंने तब भी उन्हें बोला था कि यार आपको कॉन्सेप्ट समझना है, डू व्हाट्सएप मी, आई विल एक्सप्लेन यू। कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप किया एंड मैंने उन्हें एक्सप्लेन भी किया एंड दे वर सैटिस्फाइड, ठीक है? बट कुछ लोग होते हैं यार एंटी सोशल एलिमेंट्स, आई थिंक 1% ऑफ द पॉपुलेशन एंटी सोशल होती है, जिसे सिर्फ़ आके क्रिटिसाइज़ करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। तो उनको उनके लिए मेरा जवाब यही था कि आपको समझना है तो आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, आपको नहीं समझना है तो लेट्स वेट फॉर द आईसीआई सजेस्टेड आंसर। जब वो आएगा हमें पता चल ही जाएगा। तो फाइनली द डे हैज़ कम। आईसीआई ने अपने May 2026 के सजेस्टेड आंसर्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ़ आपको जो मेरा सॉल्यूशन था, पूरी वीडियो यूट्यूब पे है 2 आवर्स की, आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी, और इन एनी केस अगर आपने देखी हुई थी, आपको दोबारा देखनी चाहिए आईसीआई सजेस्टेड को साइड में रख के, ताकि आपको समझ आ सके फ्यूचर में अगर उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, न्यू क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपको वो पूरा पता होना चाहिए और आपको देखनी चाहिए। सो सो हम पहले इसमें बेसिकली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, वन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन हम आईसीआई के सजेस्टेड आंसर को रखेंगे, ऑन द राइट साइड हम जो मेरा सोल्यूशन था वो रखेंगे। मैंने अपने सोल्यूशन का पीडीएफ शेयर नहीं किया था, मैं करूंगा भी नहीं, बिकॉज आई थॉट, बिकॉज मैंने बहुत रफली बनाया था, बट हाँ इट वॉज लेजिबल कि आपको समझ आ सकता है, बट वो उतना रफली था। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल कि अपना सोल्यूशन में किसी और के साथ शेयर करूँ। ऑल्दो आईसीआई के सजेस्टेड आ गए हैं तो मेरे सोल्यूशन को कोई फायदा है भी नहीं, आप सीधा आईसीआई सजेस्टेड रेफर कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है आईसीएस रजिस्ट्रेट में, तो आप मेरी 2 आवर्स की वीडियो है, मैंने क्वेश्चंस पे टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। स्टिल यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो ये आईसीआई की वेबसाइट है, यहाँ May 26 के सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज सजेस्टेड आ चुके हैं, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, तो आई वॉन्ट डाउनलोड इट अगेन। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू पार्ट। सो पहले हम ऐसे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन, एज इन कि आंसर क्या था, आईसीआई का आंसर क्या है, एंड just let me tell you, my answers are 100% accurate except for one minor oversight जो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में माइनर ओवरसाइट था, जिसके लिए हार्डली शायद 1 या 2 नंबर मेरा डिडक्ट होता 14 में से। उसके अलावा 100% सॉल्यूशंस आर एक्यूरेट। तो लास्ट में व्हाट आई विल डू, मैं जो यूट्यूब में कमेंट्स थे वो एक बार रीड आउट करूंगा एंड देन अपना रिस्पॉन्स उन कमेंट्स पे दूंगा। मैंने पहले भी दिया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आई जस्ट रीड आउट द कमेंट और मैं अपना रिस्पॉन्स उन पे दूंगा, बिकॉज उस टाइम पे मैंने बोला था लेट्स वेट फॉर द आईसीआई आंसर्स। अब आ गए हैं तो आई वुड लाइक टू आंसर देम। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले एमसीक्यू। सो एमसीक्यू में जो हमने पेपर रेफर किया था वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग था, आईसीआई सजेस्टेड का सीक्वेंस अलग है। तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर दिया है कि सजेस्टेड का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। आप वहां से जाके क्रॉस टैली कर सकते हैं। जो ऑप्शंस का सीक्वेंस है, ऑप्शंस का सीक्वेंस से सेम, मेन क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हुआ है। आप लोग क्रॉस टैली कर सकते हैं यार, इतना तो यू कैन डू। सजेस्टेड लीजिए, मेरी वीडियो लीजिए, 2 आवर्स की बैठिए और देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या था क्या नहीं। यहाँ पे सिर्फ मेरा पर्पस ये आपको बताना कि मेरे सॉल्यूशंस एक्यूरेट थे और एक्यूरेट हैं, आप आगे के लिए रेफर कर सकते हैं। नाउ इफ आई जस्ट डायरेक्टली गो टू द आंसर्स, तो क्वेश्चन नंबर 1, और जो कमेंट में लोगों ने बोला था कि ऑल्टरनेट ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उस पर मैं उस पर भी बताऊंगा कि मैंने क्या बोला था। कमेंट में था, आप लोग जाके कमेंट देख सकते हो मेरा, ऐसा नहीं मैं कुछ अपने आप से बना के बोल रहा हूँ। पहले से कमेंटर, मेरा भी रिप्लाई उन पे था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अगर हम देखें 8 का सजेस्टेड आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 सजेस्टेड आंसर, इफ यू जस्ट गो 8 का सी, नाउ माय आंसर आल्सो वाज सी। ठीक है, और ये क्वेश्चन सेम है, आप लोग क्रॉस टैली कर सकते हैं विद माय वीडियो। ठीक है, नाउ इफ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 2 सजेस्टेड का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरा आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ इफ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ये है सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 10, माय आंसर वाज सी, क्वेश्चन नंबर 10 सी। ठीक है, नाउ इफ वी जंप टू क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 11, मेरा आंसर था बी जोधपुर, क्वेश्चन नंबर 11 बी। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 12, इसका मेरा आंसर था ए, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ सजेस्टेड ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मेरा सजेस्टेड का है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए, 6 का ए, मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन करके दिया था। सर ये क्वेश्चन क्या थे, क्या इनका एक्सप्लेनेशन था, तो भाई मैं बोलूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, छोटा वीडियो रखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे 2 घंटे के वीडियो को, आप जो पूरा वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सजेस्टेड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो, समझ सकते हो क्या लॉजिक था क्या नहीं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 14, मेरा आंसर था 7th का डी, 14th का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सी, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 13, मेरा आंसर था बी, और यहाँ पे भी 13 का बी। उसके बाद हमारा था क्वेश्चन नंबर 10 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 2, मेरा आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 11, इसका मेरा आंसर था बी, ये सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 3, 3 का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 4, मेरा आंसर था डी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 5, मेरा आंसर था डी, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 सजेस्टेड का क्वेश्चन नंबर 6, मेरा आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, और डी, डी वाला ऑप्शन क्या है वो मैं कमेंट में बताऊंगा, मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि भाई इसमें ऑल्टरनेट व्यू भी हो सकता है, तो लेट मी जस्ट कम टू दैट कमेंट। उससे पहले हम ये देखते हैं कि सी भी आंसर सही था, ठीक है, डी भी सही था, सी भी सही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सजेस्टेड क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, एमसीक्यू 100% एक्यूरेट, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन वाला भी मैं बताऊंगा आपको क्या था, बट इस आंसर के हिसाब से अभी तक 30 आउट ऑफ 30। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एंड उसका बच्चों के बहुत डाउट थे, मेरे को भी काफी लोगों ने बोला आपका आंसर गलत है, ये है वो है, ये फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स कम टू दी सॉल्यूशंस। इसमें एक माइनर मिस्टेक मुझसे हुई है, दैट आई विल लेट यू नो। सबसे पहले अगर मैं इसका आपको दिखाता हूँ, फॉरवर्ड चार्ज सेल ऑफ पेट्रोल कार, तो इसमें आईजीएसटी 11,70,000, सेल ऑफ पेट्रोल कार आईजीएसटी 11,70,000। उसके बाद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक कार 180, तो यहाँ पे अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे 2 घंटे वाला, मैंने आपको बताया था इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, 2 अजम्पशन हो सकती है, फर्स्ट अजम्पशन के हिसाब से ये आंसर आएगा, सेकंड के हिसाब से ये आएगा, और मैंने बताया था कि मैं अगर बैठा होता तो सिंस बहुत टाइम नहीं लगना, मैं दोनों आंसर देकर आता। तो ये ऑल्टरनेट मैंने दिया था 180 180 180 180, आई ने ऑल्टरनेट वाली अजम्पशन एक्सप्रेसली नहीं बोली है बट इम्प्लाइडली मान के चले, ठीक है। उसके बाद आपका डीजल एसयूवी 11 लाख सीजीएसटी, 11 लाख एसजीएसटी, 11 लाख सीजीएसटी, 11 लाख एसजीएसटी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये है सेल ऑफ यूज्ड कार, ये जो आपका मार्जिन वाला था, आईजीएसटी 5400 का, आईजीएसटी 5400, ओके। नाउ उसके बाद था डेबिट नोट फॉर रिपेयर्स, इसमें इन्होंने किया है 39600 आईजीएसटी, नाउ माय आंसर 39600 आईजीएसटी। उसके बाद रीपोजिस्ड कार, रीपोजिशन का 2000 सीजीएसटी, 2000 एसजीएसटी, मेरा आंसर भी अगर आप देखोगे 2000 सीजीएसटी एंड आपका 2000 एसजीएसटी, ओके। नाउ शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें नील था, इसमें इन्होंने से डील नहीं किया। एक्सटेंडेड वारंटी में मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे, ऑल्टरनेट ऑप्शन था 27,000 27,000 27,000 27,000, दैट्स करेक्ट। नाउ मेरी टैक्स लाइबिलिटी अगर आप देखोगे आईजीएसटी 12,15 12,15, दिस 12,15 बिकॉज ऑल्टरनेट वाले व्यू हमने इसमें किए हैं। 13,9 13,9 13,9 13,9, बिल्कुल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारी बिल्कुल सही थी, ठीक है। क्या रीजनिंग थी क्या थी, भाई मेरी वीडियो है 2 आवर्स की ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या रीजनिंग थी और कैसे मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। उसके बाद दिस इज आउटवर्ड, अगर मैं आरसीएम वाली लाइबिलिटी पे आऊँ पहले एक बार, तो अगर आईसीआई का देखोगे, इट्स जस्ट लेट मी शो यू, तो आईसीआई का आरसीएम लाइबिलिटी, दिस इज आउटपुट, दिस इज आरसीएम, आरसीएम 2,16,000 आईजीएसटी, आरसीएम मेरा अगर आप आओगे मेरे आंसर पे, सो नाउ इफ वी कम टू रिवर्स चार्ज कमीशन पेड 2,16,000 आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद अब पेमेंट का हम देखेंगे, पहले हम आईटीसी देखते हैं, आईटीसी का क्या सीन है। तो अगर मैं आईटीसी पे आता हूँ, आईटीसी कंप्यूटेशन पे, तो सबसे पहले पेट्रोल कार परचेज करी, इस पे 12 लाख का आईजीएसटी का आईटीसी। तो अगर आप मेरे इसमें भी आएंगे कंप्यूटेशन में, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट लेट मी एनलार्ज इट, सो आईटीसी परचेज ऑफ पेट्रोल वेरिएंट कार 12 लाख आईजीएसटी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार 3 लाख का आईजीएसटी, तो परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार 3 लाख का आईजीएसटी, ठीक है। इसके बाद पर्सनल गारंटी पे तो कुछ आएगा नहीं, वो ठीक है।
कमीशन चार्ज 2,16,000, तो जो आरसीएम में हमने कमीशन दिया है यहाँ पे 2,16,000, इसका भी हम आईटीसी लेंगे। मेरी ओवरसाइट की वजह से जो मैंने सोल्यूशन दिया था, मैं इसका आईटीसी लेना भूल गया था अपने सोल्यूशन में 2,16,000 का, एंड दैट्स वाई बस यही एक पूरे सोल्यूशन में मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पे 2,16,000 का आईटीसी नहीं लिया। तो 2,16,000 का आईटीसी हम भूल गए, इसी वजह से आंसर में फर्क आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो 2,16,000 ठीक है, ये हम हमारी मिस्टेक है। इसके बाद माइनर रिफर्बिशमेंट एक्सपेंसेस, तो माइनर रिफर्बिशमेंट एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो 4500 सीजीएसटी, 4500 एसजीएसटी, इसका मैंने आईटीसी लिया है, प्लस फाइनल फिर क्रेडिट नोट की माइनस एडजस्टमेंट हो जाएगी माइनस 45,000 आईजीएसटी। अगर टोटल अवेलेबल आईटीसी देखोगे तो सीजीएसटी 4500, एसजीएसटी 4500, 4500, 4500, आईजीएसटी 16,71,000, हमारा है 14,55,000। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक्यूरेटली 2,16,000 है। अगर वो हम ऐड कर देते तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही करेक्ट होता है। ये एक ओवरसाइट मेरे से हुआ है बस, दैट इज द ओनली ओवरसाइट इस पूरे सोल्यूशन में जो हुई है। तो दैट्स इट, दिस इज आईटीसी वाला। नाउ अगर हम फाइनल उसका आंसर देखते हैं कि मिनिमम कैश में पे कितना करना है, तो अगर आप देखोगे मिनिमम कैश में आया है आपका आईजीएसटी 216। तो अगर मैं आपको अपना आंसर दिखाऊं, या पेबल इन कैश, दिस वाज द आंसर। तो इसमें ऑल्टरनेट आंसर हमें लेना पड़ेगा बिकॉज हमने सारे ऑल्टरनेट वाले आंसर लिए। 2,16,000 आईजीएसटी, एसजीएसटी है 13,04,500, हमने लिखा था 13,04,500। बस हमारा जो गलत हुआ है सीजीएसटी गलत हुआ है, हमने लिखा था 10,64,500, आईसीआई ने दिया है 848,500। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे दैट इज एक्यूरेटली 2,16,000। तो अगर 2,16,000 का हमने ज्यादा आईटीसी लिया होता आईजीएसटी का, तो यहाँ पे जो हमने आईजीएसटी का आईटीसी यूटिलाइज किया है उसमें 2,16,000 का क्रेडिट और यूटिलाइज होता, बिकॉज एक बार आईजीएसटी का तो हमने फुल आईजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर दिया, बैलेंस सी के अगेंस्ट हम कर सकते थे। तो अभी हमारा बैलेंस जो था, हमने 2,40,000 को बैलेंस आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज किया था, इसमें हम 216 और ऐड कर देते तो हमारा टोटल आईजीएसटी जो क्रेडिट आता, जो कि हम सी के अगेंस्ट यूज करते हो, 456 का आता। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ भी 4,56,000। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ही हमारा फाइनल आंसर में डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, आप लोग क्रॉस टैली कर सकते हो। दैट इज ओनली 2,16,000 जो मेरा ओवरसाइट था मेरे सोल्यूशन में, मैं उसे क्रेडिट लेना भूल गया था। कॉन्सेप्चुअली हमने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे भूल गए थे हम। कॉन्सेप्चुअली जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली सब चीजें वही थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A पे अगर हम आते हैं, सीधा हम आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले टूर ऑपरेटर सर्विसेज, इन्होंने बोला है नील जीएसटी, नील जीएसटी, हमने भी बोला था नील जीएसटी, नील जीएसटी। स्नैक्स एंड मैगजीन आईजीएसटी 9,000, आईजीएसटी 9,000, ठीक है। उसके बाद आपका फीस टू फाइन टू गवर्नमेंट, हमने बोला था नो सप्लाई, तो नील 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 नील, ठीक है। उसके बाद हमारा था ट्रांसपोर्टेशन बाय ओमनीबस, तो इसमें हमने दो ऑप्शन लिए थे, एसी नॉन एसी वाली एजम्पशन लेके। तो पहले में हमारा आंसर था 14,500 सीजीएसटी, 14,400 सीजीएसटी, 14,400 एसजीएसटी, वही इन्होंने ऑप्शन में लिया है 14,400 सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। उसके बाद ये स्पॉन्सरशिप सर्विस हमारी रिवर्स चार्ज में थी, तो 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी। टोटल अगर मेरी लाइबिलिटी देखोगे तो 32,400, 32,400 9 हो जाए, 32,400, 32,400 9 हो जाए, आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, इसमें पहले में हमने भी नील बोला था नो सप्लाई, दूसरे में भी नील हमने बोला था नो सप्लाई, तीसरे में हमने बोला था 75,000 की वैल्यू, दिस इज 75,000 की वैल्यू। चौथे में आईसीआई ने बोला नील, हमने भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ली थी, हमने बोला नो जीएसटी एज पर सर्कुलर 172। उसके बाद फिफ्थ में इन्होंने नील लिया, फिफ्थ में हमने भी नील लिया था, बोला था डज नॉट एक्सीड 50,000 देयरफॉर नो सप्लाई। सो दिस आंसर इज ऑल्सो 100% एक्यूरेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 के सी में वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है। इसमें मेरे से एक दो ओवरसाइट हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ओवरसाइट थे, मैं आपको फाइनल आंसर दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो आंसर सही नहीं है, बिकॉज ये आफ्टर यूट्यूब पे डालने के बाद एक दो बच्चों ने मुझे पॉइंट आउट किया था, जब मेरे को क्लिक हुआ कि हाँ मेरे से एक ओवरसाइट हो गया, प्लस एक इंटरप्रिटेशनल अजम्पशन का पॉइंट है कि वो कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैंने कमेंट अपना पिन किया था। तो अगर आप देखोगे आईसीआई का आंसर है 3299,670, मैं आपको अपना कमेंट दिखा देता हूँ। तो दिस वाज माय कमेंट जो मैंने अपना वीडियो अपलोड करने के बाद डाला था। हाय गाइस, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर व्हाट्सएप, ये सब हमने बोला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2C में हमने बोला था ड्यू टू एन ओवरसाइट आई मिस्ड एडजस्टिंग USD 300 लोडिंग चार्जेस व्हाइल कंप्यूटिंग 20% फ्रेट अमाउंट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट, द असेसेबल वैल्यू आपकी इतनी होगी, ठीक है। बट उसके बाद इसमें एक जो इंटरप्रिटेशनल वाला था, या जो मेरे को क्वेश्चन की रीडिंग से समझ आ रहा था, उसमें क्या था, फर्दर विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ USD ऑफ 4,000 माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट the purpose of rule 10 is to include the value of material supplied free of cost or at the reduced cost, because had the exporter procured them independently, such cost would normally have formed the part of transaction value charged to the importer. In the present case, since the material was supplied at a concessional rate of 3,000, the exporter has already incurred and likely recovered this cost from the customer. Hence, in my view, 1,000 should be added. मेरे हिसाब से 1,000 ऐड होना चाहिए था, लेकिन
क्वेश्चन के अंदर ना एक्सप्रेसली दिया हुआ था कि पूरा 4000 नोट इंक्लूडेड और डिडक्टेड अबव है, जो कि मेरे से ओवरसाइट से मिस हुआ था। तो अगर उसे भी कंसिडर करते तो मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया था कि अगर उसे भी आप कंसिडर करोगे ना, फाइनल आंसर वुड कम आउट टू 3299,680, या फिर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे 3299,670। तो ये जो आंसर है आईसीआई का, अगर आप देखोगे 3299,670 सेम आंसर। तो मेरे से 2 ओवरसाइट यहाँ पे हुए थे। कॉन्सेप्चुअली कोई मिस्टेक नहीं थी, कंप्लीटली ओवरसाइट था। मैंने कमेंट में ही मेंशन करके दिया था, तभी मैंने कमेंट डाल दिया था, जैसे मुझे पॉइंट आउट किया था बच्चों ने, मैंने कमेंट डाल दिया था। तो इतनी ओवरसाइट हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन भी अगर देखोगे तो भले ही इसमें ना हो, बट जो कमेंट में मैंने सोल्यूशन उस टाइम पे डाल दिया था, बच्चों को पिन भी कर दिया था, बिल्कुल सही सोल्यूशन है, 100% एक्यूरेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3A, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3A के फर्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ सप्लाई इन्होंने दिया हुआ है 30 सितंबर 2025, हमारे में भी 30 सितंबर 2025 ये हमने बताया था। उसके बाद इसके सेकंड नंबर में हमें टाइम ऑफ सप्लाई बताया था 19 अक्टूबर, इन्होंने भी बताया टाइम ऑफ सप्लाई 19 अक्टूबर। तो यहाँ हमारा 3 का A 100% करेक्ट था। नाउ 3 के B में अगर हम आते हैं, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस के फर्स्ट वाले में इन्होंने बोला नो जीएसटी इज पेबल, हमने ये बोलता नो जीएसटी, ये लिक्विडेटेड डैमेज है, नो जीएसटी। सेकंड में इन्होंने बोला था ईसीओ इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स दी आईटीसी, हमने ये बोलता नो आईटीसी रिवर्स रिक्वायर्ड। और इसमें जो नोटिफाइड सर्विसेज पे कैश पे होगा, टैक्स पे होगा, वो सिर्फ कैश में होगा, ये भी हमने लिखा था, ये भी कैश में पे होगा। ठीक है, तो थर्ड का बी भी हमारा 100% एक्यूरेट था। नाउ थर्ड के सी में मैंने आपको बताया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज अपार प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑल्दो जजमेंट का नाम उन्होंने अपने सजेस्टेड में मेंशन नहीं किया है, बट आंसर सेम है। तो अगर इसमें आप देखोगे, इसमें बोलता है इन केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स इंपोर्ट टेक्स प्लेस व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस, हमने ये चीज लिख के दी थी आपको कि टैक्सेबल इवेंट फॉर वेयर हाउस गुड्स क्या होता है, व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। उसके बाद हमने बोला था सेक्शन 15, उन्होंने बोला है सेक्शन 15 के अंदर जो रिलेवेंट डेट होती है वो होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो रही है। तो हमने बोला सेक्शन 15 के अंदर रिलेवेंट डेट क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री जिस दिन होम कंजम्पशन की फाइल हो रही है। और केस दिया तो हमने बोला था कंटेंशन कंपनी की इनकरेक्ट है, इन्होंने बोला कंटेंशन कंपनी की नोट करेक्ट है। इसमें एक शायद 1 या 2 कमेंट थे, उन्हें मैं बताता हूँ आपको भी बाद में। तो थर्ड का सी भी हमारा 100% एक्यूरेट था। क्वेश्चन नंबर 4 रिफंड 4A रिफंड का क्वेश्चन था। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको इस तरीके से टैली कराऊं, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई इनका 1,80,000 है। तो अगर हम वर्किंग नोट में जाएंगे, हमारा भी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई 1,80,000 है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनका 480 है, हमारा भी 480 था। नेट आईटीसी इनका 4 लाख है, नेट आईटीसी हमारा भी 4 लाख था। फाइनल इनका रिफंड आया है 1,50,000, रिफंड हमारा भी मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 आया था। तो दिस आंसर इज ऑल्सो 100% करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4B थ्योरी क्वेश्चन था ई वे बिल का। तो इसमें अगर देखोगे, पहले इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है, वैलिडिटी किया है, बिल्कुल सेम है जो हमने एक्सप्लेन करी है। उसके बाद हमने बोला था कि वो अपनी डिटेल अपडेट कर सकता है, और कैंसिलेशन जो होता है विद इन 24 आवर्स का होता है। इस केस में कैंसिलेशन का टाइम जा चुका है। इन्होंने भी यही बोला है कि ई वे बिल कब तक वैलिड है, पहले इन्होंने बताया। प्लस इन्होंने बोला है कि टाइम फॉर कैंसिलेशन एक्सपायर हो चुका है, बट न्यू वे बिल की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिटेल अपडेट हो सकती है। हमने डिस्कस भी किया था, हमने सोल्यूशन किया था कि देखो इसमें ऐसे किया है हमने, बट सिंस आपका कैंसिल ई वे बिल की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, तो न्यू ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस किया था, और इसका आंसर भी हमारा आईसीआई आंसर से मिलता है, तो 100% एक्यूरेट है। अगर आपको डाउट्स है कॉन्सेप्ट में, यू कैन टेक्स्ट मी, और आप एक बार पहले 2 आवर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी, देन आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4B का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो इसमें हमने बोला था फर्स्ट में कि कब कब उसे स्टेटमेंट फाइल करना है, 25 अक्टूबर 25 अप्रैल, 25 अक्टूबर 25 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन ई वे बिल जनरेट करेगा, तो उन्होंने बोला प्रिंसिपल मयूर एंटरप्राइजेस। तो हमने भी पूरा आंसर दिया था, ई वे बिल टू बी जनरेटेड बाय प्रिंसिपल मयूर एंटरप्राइजेस। उसके बाद इसमें थर्ड था कि जॉब वर्कर सिंस टर्नओवर 9 लाख है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। हमने ये बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड नहीं करता, देयरफॉर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी का ऑल्टरनेटिव 100% करेक्ट है। नाउ फोर्थ के सी में इनका जो आंसर आया है 6,767 बिल्कुल एक्यूरेट सेम आंसर है हमारा, 100% आंसर सही है हमारा। 5 का ए में क्या था, तो इन्होंने पेनल्टी पूछी थी। सबसे पहले इन्होंने पूछी थी पहली पेनल्टी फॉर आईटीसी अवेल्ड वाली, तो इन्होंने बताया टोटल 60 लाख की पेनल्टी, 30 लाख सीजीएसटी, 30 लाख एसजीएसटी। हमारा भी देखोगे तो हमने ये लिखा था 60 लाख की पेनल्टी, 30 लाख सीजीएसटी, 30 लाख एसजीएसटी। हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिखे थे और क्या क्या हो सकता है। उसके बाद रॉन्गली मतलब फ्रॉडलेंटली आईटीसी पास ऑन करने के लिए उन्होंने पेनल्टी बताई है 70 लाख, 35 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 70 लाख, 35 सीजीएसटी, 35 एसजीएसटी, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट था। टोटल हमने फिर इन दोनों टोटल करके दिखाया था।
उसके अलावा अदर एक्शंस इन्होंने बोला था कि सिंस उसने फ्रॉड विदाउट सप्लाई आईटीसी इनवॉइस किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। यही हमने बोला था रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन का हो सकता है इस केस में। प्रोसिक्यूशन उसने बोला था इनिशिएट नहीं हो सकता बिकॉज 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। प्लस जहाँ प्रोसिक्यूशन होता है वहीं कंपाउंडिंग होती है, अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता तो कंपाउंडिंग की भी जरूरत नहीं है। प्लस इशूइंग इनवॉइस वाले केस के लिए उसने बोला था कि इसमें तो कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। तो हमने भी सेम चीज़ बताई थी। सबसे पहले हमने प्रोसिक्यूशन का बताया था कि जो अपने आईटीसी 60 लाख का दिया, नो प्रोसिक्यूशन बिकॉज अमाउंट लेस देन 2 करोड़ 1 करोड़ है। और जो पासिंग आईटीसी था हमने बोला था इसमें भी सिंस 1 करोड़ से कम है तो देयरफॉर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। नाउ कंपाउंडिंग के लिए हमने बोला था जो 60 लैक्स रॉन्गली आईटीसी अवेल करने का आपका ऑफेंस है वो पनिशेबल नहीं है 132(1) क्लॉज 1 के अंदर और क्लॉज 2 के अंदर। देयरफॉर कंपाउंडिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रोसिक्यूशन नहीं है तो कंपाउंडिंग भी नहीं है। दूसरे वाले के लिए हमने बोला था कंपाउंडिंग नोट अलाउड। तो 100% एक्यूरेट आंसर है ये जो आईसीआई का आंसर है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे तो थ्योरी क्वेश्चन था कि एडिशनल एविडेंस ट्राइब्यूनल कब ले सकती है, तो इसमें मैंने बोला था कि पॉइंटर्स डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। उसके बाद केस स्पेसिफिक में हमने बोला था जो फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे आपके कंडीशंस मीट नहीं होती, देयरफॉर नॉट कवर्ड, देयरफॉर आप एडिशनल एविडेंस नहीं ले आओगे। दूसरे केस में बोला था सफिशिएंट कॉज है और ट्राइब्यूनल मांग सकती है, सो देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग इज हेंस कवर्ड बाय स्पेसिफाइड केसेस। सेम आंसर है, ये रहा। और ये डायरेक्ट थ्योरी था, इसे हमने बोला था पेज नंबर यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद इसके केस स्पेसिफिक आपको बताने थे। क्वेश्चन नंबर 5C डायरेक्ट थ्योरी था, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक वही है जो मैंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 6A डायरेक्ट थ्योरी हमने बोला था, 6B डायरेक्ट थ्योरी, 6C डायरेक्ट थ्योरी, तो ये सब डायरेक्ट थ्योरी थे। तो अगर आप देखोगे तो 100% हमारे आंसर सही थे। एक बस जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें छोटा सा ओवरसाइट हुआ 2,16,000 का, जो बहुत छोटा ओवरसाइट था, आप लोग भी समझ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली उसमें इशू नहीं था, जस्ट एक ओवरसाइट था। और एक कस्टम्स वाले क्वेश्चन में वैसे तो ओवरसाइट हुआ था बट वो मैंने अपने कमेंट्स में ही करेक्ट कर दिया था, पिन करके कमेंट में। सिर्फ एक 2,60,000 16,000 वाला ओवरसाइट ऐसा है जो मेरे को भी सजेस्टेड आंसर देने के बाद याद आया कि हाँ यार ये तो मिस हो गया हमसे, वरना अदरवाइज कुछ भी नहीं था। तो आप मेरे सोल्यूशंस पे रिलाय कर सकते थे। नाउ बिफोर कमिंग टू कमेंट सेक्शन आई वुड से लाइक जस्ट शो मी दिस। सो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली चीजें पढ़ी हैं तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि कोई इशू नहीं होगा पेपर में। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ते नहीं है फिर आईसीआई को ब्लेम करते हैं। 100% एक्यूरेट सोल्यूशन था। पहले चलो कमेंट्स डिस्कस करते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। तो अगर मैं कमेंट्स दिखाऊं तो मेरे को भी एक कमेंट आया था, सर कमीशन पर जीएसटी लगेगा ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे इन्होंने फिर लिखा है गॉट इट सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो जीएसटी 2,16,000 वाला कमीशन है, तो हाँ जीएसटी तो लगेगा, हमने भी आरसीएम में उसके ऊपर जीएसटी लगाया था, बस एक आईटीसी हम मिस कर गए थे। अगर ये आईटीसी वाले पॉइंट को बोल रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जीएसटी तो हमने लगाया था, आईटीसी वी मिस्ड। तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद एक कमेंट था कि इन मेसर्स सूजा एंड को केस स्टडी फर्म इज ओनली डीलिंग इन टैक्सेबल गुड्स, तो डीलिंग इन बिल्डिंग ब्रिक्स एंड रूफ टाइल शुड बी अलाउड। अच्छा, तो ये ना इस एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। इफ आई शो यू सूजा वाला एंटरप्राइज वाला एमसीक्यू जो हमारा ये पेपर था उस टाइम पे, या सूजा वाले एंटरप्राइज में क्या था ना, मैंने आपको ये सोल्यूशन में भी डिस्कस किया था कि भाई जो आपका कंपोजिशन वाला है वो अगर आप बिल्डिंग ब्रिक्स या फिर रूफ टाइल्स बना रहे हो उसमें अलाउड नहीं होता, बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ही अलाउड नहीं होता। आप उनकी ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ, तो उस केस में अलाउड हो सकता है। फिर मैंने डिस्कस भी किया था कि भाई यहाँ पे हमें स्टॉक्स की डिटेल दी हुई है, दैट टू अगर आप देखोगे सेमी फिनिश फिनिश, तो इनसे समझ आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तभी तो सेमी फिनिश स्टॉक है हमारे पास। तो हमने एक अजम्पशन ली थी कि भाई क्वेश्चन की फ्रेमिंग से लग रहा है कि यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, देयरफॉर ब्रिक्स वगैरह हम मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे होंगे। तो यही इन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला कि ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स है, तो मैंने ये अपने सोल्यूशन में डील किया था कि भाई ट्रेडिंग अगर होगी तो आपको मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो नहीं मिलेगा कंपोजिशन। तो इसमें फिर मैंने यही आंसर इन्हें लिखा था कि आपने आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई होप यू हैव वॉच्ड दैट पार्ट इन इट्स एंटायरिटी, आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट फील फ्री टू सेंड इट ओवर व्हाट्सएप। तो मैंने क्योंकि सिंस ही मैंने अपने मेन वीडियो में 2 आवर्स वाले वीडियो में डिटेल में कवर किया था कि हम क्यों, इवन दो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग का केस क्यों नहीं ले रहे, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में। जिन्हें भी डाउट है वो इस क्वेश्चन को जाके एक बार देख सकते हैं। सो दिस इज योर नाउ नेक्स्ट कमेंट अगर हम देखें, ये तो ठीक है, इनका था कि मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
और एक ने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 2C मटेरियल सप्लाइड वाले पॉइंट में इट इज मेंशन दैट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबव वैल्यू देन व्हाई 1000 इज एडेड। तो ये कस्टम्स वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है, सो मैंने ये बोला था कि आप मेरा पिंड कमेंट देख लीजिए, बिकॉज पिंड कमेंट में मैंने ऑलरेडी उसका सोल्यूशन बता दिया था। नाउ इन्होंने एक ने डाला था कि 7th में ए आना चाहिए ना, तो 7th क्वेश्चन क्या था अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये इसमें बोल रहे थे इसमें 7th में ए आना चाहिए, तो मैंने लिखा था कि लेट्स सी क्या होता है, और आईसीआई ने डी ही बताया जो मैंने बोला था। सो ठीक है, आई मीन हो सकता है कुछ डाउट हो उनको, तो उन्होंने पूछा था तो मैंने बोला लेट्स सी, क्योंकि उन्होंने कोई रीजन तो दिया नहीं था क्यों ए आना चाहिए 7th में, तो मैंने इसलिए लिखा था कि लेट्स सी आईसीआई क्या करता है, लेट्स सी। नाउ इन्होंने ही सेम लिखा था कि 3C में टेरिटोरियल वाटर ही कंसिडर करेंगे ना, सो कंपनी इज करेक्ट। तो एक इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपका 3C कस्टम्स वाला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाला, कि इसमें टेरिटोरियल वाटर ही कंसिडर करेंगे ना। तो इसमें मैंने इन्हें बोला था कि यार आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, बट एज फार एज माई सोल्यूशन इज कंसर्न इट इज करेक्ट विद आईसीआई। और इसका रीजन मैंने इन्हें बोला था कि आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी अब तो मैंने कस्टम्स चैप्टर 1 का पूरा वीडियो डाल दिया, तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि क्यों टेरिटोरियल वाटर नहीं होता, कब वेयर हाउस के केस में टैक्सेबल इवेंट आता है, कब सब है। तो आई थिंक उन्हें समझ आ जाएगा ये देख के। उसके बाद एक ने लिखा था सर जस्ट वांट टू से एसी रूम में बैठ के मस्त आराम से 4-5 आर लगा के सोच के सॉल्व करने में हम भी कह देंगे सब इजी था लोल, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ भाई मेरे को सब समझ आता है, बट जस्ट मैं इतना बोलूंगा यार कि ठीक है, मतलब मैंने भी, नो डाउट मैं नहीं बोल रहा मैंने बैठ के 3 घंटे में पेपर सॉल्व किया, भाई मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो आई वुड क्रॉस वेरीफाई थिंग्स ना। तो मैंने ये नहीं बोला कि मैंने 3 घंटे में करके दिया है पेपर। इनफैक्ट मैंने अपने कमेंट में भी लिखा था कि भाई मेरा अच्छा खासा पूरा दिन लगा था पूरा सब कुछ वीडियो स्ट्रक्चर करने में, सोल्यूशंस करने में, तो सिर्फ 3-4 घंटे नहीं लगे थे। सेकेंडली भाई अब मैं एसी में बैठ के सोल्यूशन करूँ या कुछ करूँ, बट जिस लेवल पे आप हो वहाँ से मैं भी निकला हूँ, है ना। मैंने कोई घर बैठ के एग्जाम तो दिए नहीं है, मैंने भी जाके सेंटर पे ही एग्जाम दिए हैं। इनफैक्ट मेरे अटेम्प्ट में कोविड भी था, इवन मैं इंटर ग्रुप 1 में भी इंटर ग्रुप 2 में भी आई अपेयर्ड ड्यूरिंग कोविड, और ग्रुप 2 तो जब आई अपेयर्ड इन जुलाई 21 दैट वाज पीक कोविड वाला सीन, थर्ड वेव, थर्ड और सेकंड वेव। तो ठीक है यार, एक्सक्यूजेस तो आप दे सकते हो कभी भी, बट ठीक है, आई थिंक आप शायद इरिटेटेड हो बिकॉज ऑफ एग्जाम और समथिंग, इट्स फाइन। आई होप आपका क्लियर हो गया हो इस बार। बट हाँ, मतलब इस तरह ही कमेंट्स आप रेफरेंस कर सकते हो, बिकॉज कोई भी अगर वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पे तो इट्स नॉट फॉर मनी, है ना सब, इट्स फ्री ओनली, सो सब इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो ठीक है, मेरे को क्रिटिसाइज करके अगर आप पास होते हो तो इट्स वेल एंड गुड। उसके बाद इन क्वेश्चन नंबर 2C इट इज मेंशन दैट मटेरियल एंड कंपोनेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव प्राइस, तो पूरा 4000 इंक्लूड होगा ना, तो इसमें भी ये कस्टम्स वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, मैंने बोलता मेरा पिन कमेंट आप देख लीजिए। In question 2B, there is nothing mentioned that it is considered as gift. We can also consider it. It is not gift, hence no GST supply. मैंने इन्हें बोला था भाई व्हाट्सएप पे भेजो, इन्होंने मेरे को नहीं दिया। ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 2B, तो क्वेश्चन नंबर 2B में बेसिकली इनका डाउट क्या है, आप ये व्हाट्सएप पे भेजते तो मैंने समझा देता, बट ठीक है। इन्होंने बोला कि यार 2B में देयर इज नथिंग मेंशन इट इज कंसिडर एज गिफ्ट, वी कैन कंसिडर इट इज नॉट गिफ्ट हेंस नो सप्लाई। तो जहाँ जहाँ पे जैसे ये बोल रहे हैं कि 20 टिकट्स और ये जो टिकट्स दे रहा है और ये सब चीज़ें दे रहा है, इन्होंने बोला कि यार इन्हें हम गिफ्ट कंसिडर नहीं कर सकते, और इस वजह से सारे के सारे को हम नो जीएसटी सप्लाई इन्होंने बोला था। तो यार अब मतलब मेरा आंसर आपके सामने है, आईसीआई का आंसर भी सामने, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है ना। हाँ, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, तो भाई अब मतलब गिफ्ट नहीं करोगे आप क्या, अब आप किसी को फ्री में दे रहे हो, तो गिफ्ट की 2 कंडीशन होती है, इट शुड बी विदाउट कंसिडरेशन, इट फॉर वॉलंटरी। क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा गिवन नहीं कंसिडरेशन के लिए है, ना ही ये गिवन है कि और इनवॉलंटरी है, तो भाई मैं तो गिफ्ट ही मानूंगा ना इसे। स्टिल मैंने बोला था कि मेरे को व्हाट्सअप कर दो, उन्होंने नहीं किया, बट नाउ आईसीआई का अगर आप आंसर देखोगे तो मेरा आंसर ठीक ही है। My all answers are matching with yours. It means I have done great in this paper. Really good. I think आपने शायद 85 प्लस किया, 80 प्लस स्कोर तो किया ही किया होगा। None other faculties have guts to share on suggested answer. Thank you sir for sharing this. So it's a compliment. बट इस पे मैं यही बोलूँगा यार कि आप लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए ना, सामने सोल्यूशन होने के बाद बच्चों को पढ़ाना इज़ वेरी ईज़ी। तो जो ये टीचर्स हैं, आई वोंट नेम एनीवन, बट जिन्होंने लाइफ में आईडीटी नहीं किया है, जो बोलते हैं हमारी रैंक आई थी, हमारे हाईएस्ट मार्क्स थे, तो भाई हाईएस्ट मार्क्स लाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बच्चों को पढ़ाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए तो उसे पढ़ाना नहीं आता। आई एम सेइंग जस्ट बिकॉज़ आपके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, इस चीज़ को मार्केट मत करो ना यार। इतने ही गट्स थे तो आप आते सॉल्यूशन के साथ, क्यों नहीं आए आप सॉल्यूशन के साथ?
बिकॉज आपको डर लगता है कि अगर सोल्यूशन के साथ आओगे तो दिख जाएगा 50 नंबर भी नहीं है आपके, है ना। सो आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, बट ठीक है, सीनियर फैकल्टीज वगैरह आई अंडरस्टैंड कि शायद उनके पास टाइम ना हो बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्टिव, बट जो न्यू फैकल्टीज हैं, न्यू लोग हैं, मतलब दे सकते हो यार आप सोल्यूशन। अब क्या फायदा, अब तो आईसी सजेस्टेड आ गया। अगर आप एक्चुअल में अपने आप को इतना कॉन्सेप्चुअल मानते हो और इतना आप अपने आप को मार्केट करते हो कि हमने तो हाईएस्ट मार्क्स लाए थे, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, तो फिर मतलब शो योर गट्स। ऐसे तो नहीं होता ना। आई मीन आप इसका सोल्यूशन ला सकते थे, एमसीक्यू सबने लाया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं आप लोग, तब पता चलता कितने कॉन्सेप्चुअल हो कितने नहीं। ऊपर ऊपर से हवा बना देते हो सोल्यूशन, हो जाता है। और आई थिंक यहाँ पे मैं बोलूंगा बच्चों की भी गलती है यार, आप ऐसे लोगों के पास जाते हो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पास आओ, मेरा तो अभी बैच भी रेडी नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन इट। कोई भी अच्छा टीचर हो मार्केट में, आपको जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हो, आप ये देखो उसकी यूएसपी क्या है। कॉन्सेप्चुअली अगर वो पढ़ाता हो, भले ही नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो, आप भाई उससे क्लास लो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग मेरे से लो, जो भी हो, जिसकी आपके चाहे नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हो, बट कॉन्सेप्चुअली पढ़ाओ। जो ये मार्केट कर रहा है ना, आई एम ए आई आर दिस दिस दिस, आई एम ए आर 1, आई एम ए आर 2, मेरी ए आई आर 10 थी, मेरी ये थी, है ना, मैंने आईडीटी में हाईएस्ट स्कोर किया है, मैंने ये किया वो किया, भाई सिर्फ इस बेसिस पे मत जाओ। नो डाउट इट इज ऑल्सो अ पैरामीटर। अगर आप किसी एक ऑल इंडिया रैंक से पढ़ रहे हो, सो आई अज्यूम कि भाई वो ऑल इंडिया रैंक लाया था, तो उसे स्ट्रेटेजाइज करनी चीजें आती हैं, नो डाउट अबाउट इट, उसे पता है किस तरीके से स्कोर लाना है। बट दैट डजंट मीन कि उसे कॉन्सेप्चुअली भी चीजें आती हैं। आप इस चीजों को डिफरेंस समझो यार, बट ठीक है, व्हाटएवर। उसके बाद एक क्वेश्चन था इन क्वेश्चन नंबर 4A, जो रिफंड वाला क्वेश्चन है जीरो रेट का। इट इज मेंशन डोमेस्टिक सप्लाईज प्राइस दैट 120 per bottle. I understand word price means inclusive of GST, so value of domestic supply per bottle should be 120 into 100 divided by 118. Is it correct? तो इन्हें मैंने बोला था कि भाई आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा देता हूँ। तो इसमें सिर्फ इतना था कि इनका बेसिकली कंसर्न क्या था, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4A दिखाऊं, इनका कंसर्न था कि सर यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है, या सो रेट लिखा हुआ है, द सेम प्रोडक्ट इज प्राइस 200 पर बोतल। तो ये बोल रहे थे सर प्राइस यानी 200, प्राइस इंक्लूड्स जीएसटी, तो देयरफॉर जो एक्चुअल प्राइस आना चाहिए वो आना चाहिए 200 इंटू 100 डिवाइड बाय 118, बिकॉज प्राइस के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो यार देखो, दो चीजें बोलूंगा। समटाइम्स ना क्वेश्चन वगैरह देख के आपको समझना पड़ता है कि किस लेवल तक पूछा जा सकता है चीजें उसमें, बिकॉज एक इशू ये भी हो सकता है, अगर आप ये मानोगे इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, तो क्या आप बाहर वाली पार्टी से जीएसटी रिकवर कर रहे हो, बट जीएसटी का तो आपको रिफंड मिल जाएगा जीरो रेटेड के अंदर। अगर रिफंड मिल जाएगा तो आप बाहर वाली पार्टी से रिकवर क्यों कर रहे हो, अगर आप आईटीसी का रिफंड ले रहे हो। इसमें आईटीसी के रिफंड का क्वेश्चन है ना। अगर आप आईटीसी के रिफंड ले रहे हो, इसका मतलब विदाउट जीएसटी सप्लाई कर रहे हो एलयूटी के अंदर। बट अगर आप ये असम्पशन ले लोगे कि 200 के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, देन तो वो सर्कुलर लूप बन जाएगा। स्टिल जो मेन लॉजिकल आंसर मैं आपको देता हूँ, जो आप बोल रहे हो ना जीएसटी इंक्लूडेड, दैट इज एमआरपी, ठीक है। एमआरपी इंक्लूड्स जीएसटी। प्राइस का मतलब ये नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस, आप कितने भी प्रोफेशनल सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट्स देख लो, आप जो ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गुड्स वगैरह के, आई एम टेलिंग, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, उसमें प्राइस मतलब होता है कितने का गुड्स होगा, प्लस उसमें अलग क्लॉज होता है कि एप्लीकेबल टैक्सेस अलग से होंगे, ठीक है। और एक्सपोर्ट के केस में जनरली एप्लीकेबल टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते, तो जो प्राइस होता है वो विदाउट जीएसटी होता है। बट जो डोमेस्टिक सप्लाई भी होती है ना, जो डोमेस्टिक सप्लाई भी होती है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं, उसमें जो प्राइस जो होता है वो विदाउट जीएसटी होता है, जीएसटी अलग से आता है। जो आप इसे कंफ्यूज कर रहे हो ना, आप एमआरपी और प्राइस के बीच में कंफ्यूजन कर रहे हो। दिस इज नॉट एमआरपी, दिस इज प्राइस। तो ये मैंने बोला था व्हाट्सएप कर लो, बट आपने नहीं किया, तो ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। लोडिंग वोंट बी एडेड टू ऑल एफओबी कैलकुलेशन, आई एम प्रीटी मच श्योर बिकॉज हियर वी हैव नो डाटा रिगार्डिंग रेट। तो ये भी कस्टम्स वाला है, और मैंने इसमें बोला था कि आप मेरा पिंड कमेंट रेफर कर लो। सर इन क्वेश्चन 2A आई टुक सीजीएस, ये तो मार्क्स पूछ रहे हैं, ठीक है। In MCQ 14, can we take a view as if pure label services is for otherwise than commercial complex, but it is not mandatory that it is a part of residential complex. It may not be a part of residential complex too. तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, which was genuine also, मैंने कमेंट किया था इसका आंसर। तो अगर आप क्वेश्चन 14 देखते हो ना, तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पशन होती है, क्वेश्चन नंबर 14 दिस। तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पशन होती है कि अगर आप प्योर लेबल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट से पर्टेन करता है, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इसके अंदर एक एंट्री थी जिसमें फर्स्ट वाले में लिखा हुआ था अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो उन्होंने बोलता कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट तो नहीं है। बट अब यहाँ पे अगर वो रेजिडेंशियल यूनिट का, मतलब यहाँ उन्होंने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करी, उन्होंने बोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट तो नहीं है। बट मेरी एग्जाम्पशन डिपेंड करती है क्या वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या नहीं, इन्होंने नहीं बताया। दो अजम्पशन, पहली अजम्पशन हो सकता है वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट भी ना हो, अगर वो नहीं होगा उसका पार्ट भी, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। दूसरी अजम्पशन की वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट
हो सकता है उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मैंने सॉल्व किया था ये बोल के कि भाई सिंस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली नहीं बताया कि वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है या नहीं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है एंड देयरफॉर उसके ऊपर हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट मैंने ये भी लिखा था कि अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता मैं दोनों व्यू लिख के आता, तो ये मैंने कमेंट किया था, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल सिंस इट वाज नॉट क्लियरली मेंशन्ड आई डिड नॉट गिव द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन। I felt ICI may have intentionally worded it that way to create confusion. Had it been a descriptive question, I would have discussed both possible views. But in an MCQ, you ultimately have to choose the option based on your immediate interpretation of the facts given. Let's see how ICI solves it. How ICI solves it? तो ICI ने भी सेम ही चीज करी, उसने दोनों आंसर दिए। तो ICI के सजेस्टेड में दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 अजम्पशन वाला, तो उन्होंने दोनों चीज इसमें बोली है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में दे हैव गिवन बोथ द आंसर सी और डी, एक में एग्जाम्प्ट मार के एक में विदाउट एग्जाम्प्ट मान के, तो मैंने भी कमेंट में यही लिखा था। ठीक है, नाउ MCQ 14 में आंसर 14 लाख होना चाहिए, क्लियरली लिखा है प्लीज चेक। तो आई मीन भाई इतना तो क्लियर नहीं है मतलब ठीक है, मैंने कमेंट भी किया ही था कि क्या मेरा व्यू है इसके ऊपर, और ICI ने भी दोनों ही चीज़ बोली है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत चीज़ बोल रहा था, मैं सही ही बोल रहा था कि डिस्क्रिप्टिव होगा मैं दोनों लिख के आऊंगा। नाउ इट सिंस इट्स एन MCQ, तो आई हैव टू अल्टीमेटली चूज वन। मेरा जो गट या मेरा जो इंस्टिंक्ट ने कहा वो ये था, जो मेरी उस टाइम पे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से, और अच्छा ICI ने दोनों आंसर दिए। काइंडली शेयर द नोटिफिकेशन सोर्स मटेरियल यू आर बेसिंग योर आंसर ऑन। तो मैंने इन्हें बोला था भाई व्हाट्सएप कर दो, डाउट नहीं किया किसी ने व्हाट्सएप, बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों को सिर्फ कमेंट्स में क्रिटिसाइज करने में मजा आता है, एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं चाहिए उन्हें। के बाद उन्होंने मार्क्स वाला था, फिर हाँ ये भाई तो बहुत स्पेशल थे यार। तो उन्होंने लिखा था MCQ 14 का आंसर 40 लाख ही होगा, उसमें अदरवाइज एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लिखा हो और कमर्शियल लिखा हो, मीनिंग एक ही होता है, इट इज एग्जेम्प्ट। वो बोल रहे थे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लिखा हो या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लिखा हो एक ही होता है, सर्विस टू टू रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो टैक्सेबल। अच्छा, तो मैंने इसमें लिखा था सी फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट इट इज अदर देन एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बट इट इज नोवेयर मेंशन दैट इट इज अदर देन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन में ये तो था कि वो अदरवाइज देन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, बट वहां पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ था कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से भी अलग है। वही मैंने आपको भी समझाया, तो मैंने क्या अजम्पशन ली थी, बोथ आर डिफरेंट फॉर एग्जाम्पशन इट शुड बी क्लियरली गिवन। तो मैंने बोला था कि एग्जाम्पशन का क्लियरली गिवन था, अगर नहीं क्लियरली गिवन है तो मैंने तो ये अज्यूम किया था कि भाई वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट भी नहीं है और एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। उसके बाद मैंने लिखा आप सिंपल इंग्लिश नहीं समझ रहा, मतलब मेरे को बोल रहा है कि सर आपको इंग्लिश सिंपल इंग्लिश समझ नहीं आ रही। If pure labor service provided to residential unit, then only it is exempt. If it is a part of residential oblique commercial complex, then in that case it is taxable. क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है सर्विस सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट को दे रहा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। सेम चीज उन्होंने रिपीट करी। इस पे मैंने मैंने इस पे पहले ही बोला है कि भाई ठीक है, वो बोल रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, आपकी बात ठीक है कि ये कहीं नहीं लिखा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, बट अल्टीमेटली नाउ यू हैव टू अज्यूम कि भाई क्या वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो सकता है या वो नहीं हो सकता। सिंस क्वेश्चन ने इस तरीके से वर्डेड किया तो ऐसा लग रहा था कि ICI ने क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, तो मैंने अकॉर्डिंगली एग्जाम्पशन नहीं दी। ICI ने भी वो आंसर भी ऑप्शन में रखा है और उन्होंने डी भी ऑप्शन में रखा है। उसके बाद सर उस एग्जाम्पशन का मतलब ये है सर्विस सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट को दो जो रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट ना हो तो ही एग्जाम्प्ट होगी। आप AI का यूज कर लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। भाई ये मेरे को AI का यूज करने के लिए बोल रहा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कभी बोल रहा है मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो भाई तेरे सामने ICI का आंसर है, देख ले। दोनों चीज उन्होंने बोली और मैंने जो मेरा कमेंट है उसमें मैंने यही बोला है कि भाई दोनों व्यू लिए जा सकते हैं, बट लेट मी जस्ट लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी कि MCQ में आपको एक आंसर लिखना होता है। एक उन्होंने लिखा और ICI को पता था कि दोनों असम्पशन हो सकती है, बट ये मुझे बोल रहा है कि भाई आप सीख लो या वो है। तो भाई देख, मेरे को सीखना है ना सीखना वो तू मत बता, है ना, क्वाइट फ्रैंकली। तो आप स्टूडेंट हो, शायद मेरे जूनियर होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आई एम बीइंग रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स यू, बट इफ यू डोंट नो मी देन डोंट कमेंट। आपको नहीं पता मेरा वर्क एक्स कहाँ पे क्या है या क्या मैंने IDT पढ़ा है, कितना सीखा है ना, तो आप उस पर कमेंट ना करें। सिंपल इंग्लिश AI लैंग्वेज, ठीक है, और ठीक है भाई आप AI से पढ़ के एग्जाम दे लीजिए, नो वन इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। बट लेकिन एटलीस्ट अगर किसी की वीडियो पे आप कमेंट करें थोड़ा रिस्पेक्टेबल रहिए। नो डाउट आप हो सकता है मेरे व्यू से डिसएग्री करते हो, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है, बट लेट्स बी रिस्पेक्टफुल, है ना। एक लड़की ने और ऊपर कमेंट किया हुआ था, उसने कितने अच्छे से पूछी हुई थी ये सेम चीज सेम आंसर के लिए, जिसमें मैंने फिर अच्छे से कमेंट करके उसने रिप्लाई भी किया है कि दो व्यू हो सकते हैं, मैंने क्या अज्यूम किया है। बट आप सोचोगे इस तरह की बातें लिख के मेरे से आंसर लोगे, तो भाई जो ऐसे टीचर हो, है ना, जो ऐसे आंसर करते हो आप उनसे आंसर ले लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
और आप भी अगर उनमें से हो कि किसी पर्टिकुलर टीचर के भक्त हो और दूसरे टीचर्स को जाके गालियाँ देना, क्रिटिसाइज़ करना आपका काम है, भाई दो। मेरे को क्रिटिसाइज़ करने से अगर आप पास होते हो, मैं आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, गाली दो, हो जाओ पास। ठीक है? बट एट लीस्ट लोगों को रिस्पेक्ट थोड़ी शो कर लो। और आंसर आपके सामने है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा था, अब शायद आपको एआई समझना पड़े इसे करने के लिए। तो ठीक है, मेरे को कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं, कितना आईडीटी आता है, कितना नहीं, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। मेरे सॉल्यूशंस बता रहे हैं कितना आता है, कितना नहीं। भाई आंसर का पीडीएफ मिल सकता है क्या? तो मैंने उस टाइम पे बोला था बट आई डिडंट गेट टाइम टू मेक इट फेयर, रफ फॉर्म में था तो आई कुड नॉट शेयर। सर आई हैव ओनली गिवन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये मार्क्स के रिलेटेड था। जस्ट नीड अ क्लैरिटी, वांट द टिकट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड विया वाउचर रेदर देन गुड्स और सर्विस। ये एक अच्छा क्वेश्चन था एक्शनेबल क्लेम का, इसको मैंने इन पर्टिकुलर जो ये बच्चे थे इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, आई एक्सप्लेन्ड हिम और आई थिंक उन्हें समझ भी आ गया था द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम हिम। तो ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस इट। In first question of descriptive, in case of sale of demo vehicle, I had computed the correct amount but I have not taken the difference। तो ठीक है, इन्होंने कुछ गलती कर दी थी, उसका ही पूछ रहे थे आंसर वगैरह का। और इसमें भी आई थिंक उस पर्टिकुलर बच्चे ने कुछ ना कुछ कमेंट किया ही है। ये क्या बोलूं, अरे 1% या एक आधा बच्चा ऐसा होता है ना, हर जगह आके बकवास कर रहा होता है। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर पास भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बिकॉज आई हैवंट सीन ऐसे लोग कभी पास होते हैं जो ये जिसने ये लिखा था बेसिकली कि सर आप पहले इंग्लिश सीख लीजिए या एआई से समझ लीजिए। ठीक है भाई, आप दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसका, ठीक है, डाउट है, आप आके उसे डिसरिस्पेक्टफुल उसमें लिख रहे हो कि आपने ऐसा क्यों करा, वैसे क्यों करा, ऐसे नहीं होता भाई। आप टीचर्स को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आई मीन, और रही बात उसकी तो भाई मतलब अगर आप मेरे को मेरे सोल्यूशन नहीं पसंद तो जाओ अपने फेवरेट टीचर्स के पास, देखो उनके सोल्यूशन, देखता हूँ मैं भी अपलोड कौन करता है। तो ठीक है, आई मीन क्या ही बोलूँ यार, ऐसे बच्चों को ना गुस्सा भी आता है यार। सो आपको ये लगता है आप इतना एफर्ट डाल रहे हो उसके बाद भी एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो आके बकवास करते हैं, है ना? जिन्होंने शायद ज़िंदगी में आईडीटी नहीं करा है, ज़िंदगी में सब्जेक्ट नहीं करा है, जिनके टीचर्स ने शायद ज़िंदगी में आईडीटी नहीं करा है, वो आके बोल रहे हैं कि इंग्लिश सीख लो, एआई सीख लो, सो इट्स नॉट गुड। अगर एफओबी तक सही है, ठीक है, तो मार्क्स पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2B फॉर 0.35 इज एन अल्टरनेटिव पॉसिबल दैट परफॉर्मेंस रिवर्ट इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ, टेक्निकली इट्स नॉट अ गिफ्ट। तो मैंने इसमें लिख दिया था कि भाई एक एक पार्ट में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो दूसरे में अज्यूम करोगे कि पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही है, बिकॉज आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी देखनी होगी। के बाद इन्होंने मार्क्स का पूछा है कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, हैविंग, ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट। रिफंड एंड कस्टम में स्टैक मार्किंग, हाई स्कोरिंग ओनली, ठीक है, स्कोर का मैंने 6 में सिर्फ मैन्युफैक्चर लिखा है। दिस इज ऑल्सो हाउ ज्वेलरी इज इंक्लूडिंग इन कंसेशनल बैगेज एज इट इज कवर्ड अंडर एन एक्चर वन विद सीक्रेट नोट अलाउड। तो मैंने इसमें आंसर उन्होंने उसमें ही कर दिया था कमेंट में। नाउ ही और शी कैन सी दी सोल्यूशन आईसीआई का। सर आई हैव सोल्ड ऑप्शंस, ठीक है, बट वेयर फ्रेट इज नॉट गिवन व्हेन वी टेक, ठीक है, तो एक कस्टम्स वाला क्वेश्चन है भाई, मैंने बोला था कि मेरा कमेंट देख लो। बाकी ठीक है, लेकिन वो भी 4000 इंक्लूड होगा, हाँ तो ठीक है, वो मैंने कमेंट में किया हुआ है, मैंने उसमें लिखा था कि मेरा कमेंट है। ठीक है, रेफर माई पेन बट द क्वेश्चन में दिया होगा नॉट इंक्लूडेड, ऐड होगा। ठीक है, तो ये कस्टम्स वाला ही है। सर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट आईटीसी ऑन रिफर्बिशमेंट एक्सपेंस शुड नॉट बी अवेलेबल, आई होप इट्स करेक्ट बिकॉज देन आई कैन स्कोर 14 मार्क्स। तो रिफर्बिशमेंट में मैंने देखा था आईटीसी मिलेगा, इसका रीज़न मैंने अपनी पूरी वीडियो में बताया था कि क्यों मिलेगा। नाउ इसमें मैंने कमेंट में भी किया था, क्वाइट फ्रैंकली देयर आर मल्टीपल रूलिंग्स व्हिच हेल्ड दैट आईटीसी इज अलाउड ऑन सच एक्सपेंसेस एंड इवन फ्रॉम बेयर रीडिंग ऑफ द मार्जिन स्कीम इट कम्स दैट आईटीसी कैन बी अलाउड ऑन दोज एक्सपेंसेस। लेट्स सी हाउ आईसीआई सॉल्व्स इट। तो आईसीआई ने मेरे वाले सोल्यूशन ही फॉलो किया है, उन्होंने उसके ऊपर आईटीसी दिया है। प्लीज शेयर पीडीएफ इन क्वेश्चन 3000 ऐड होगा। आई हैव पिन्ड माई कमेंट, इसमें मैंने लिखा था। ठीक है, तो दिस इज कस्टम वाला। ठीक है, कैन वी अज्यूम राइट टू यूज एज रॉयल्टी, नहीं कर सकते, इसमें मैंने आंसर दिया था। ठीक है, वन डाउट इन क्वेश्चन 2C सिंस लोडिंग कस्टम वाला। ठीक है, दैट्स इट। सो यही कमेंट्स थे जिन्होंने किए थे। तो मैं बोलूँगा यार देखो, आप कुछ भी करो, दे आर पीपल हु आर गोइंग टू क्रिटिसाइज यू। सेम मैंने आपको बताया एक दो बच्चों के जिस तरह के कमेंट्स थे। सो नाउ सोल्यूशन आपके सामने है भाई, ऐसा तो है नहीं मैं कुछ हवा में बात कर रहा था। एंड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि जो बच्चे बोलते हैं कि इस टीचर के हाईएस्ट मार्क्स थे, हम तो इससे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, कहाँ है भाई उनके सोल्यूशन? नहीं है ना?
तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट्स नॉट कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज गो फॉर अ टीचर जो कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाता है। ये जो आपको बोलते हैं ना कि हमने 100 पेज में मटेरियल बना दिया, हमने 100 घंटे में क्लासेस रिकॉर्ड कर दी, नो डाउट आप करो 100 घंटे में, आप करो 120 घंटे में, बट आप सेम क्वालिटी भी दो ना यार, देन मैं बोलूंगा आप एफिशिएंट हो। 100 पेज की बुक बनाना कोई बड़ी बात है क्या? क्लॉड है, चैट जीपीटी है, दुनिया भर के एआई है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है 100 पेज की बुक बनाना, ठीक है। द पॉइंट इज आप 400 पेज का कंटेंट 100 पेज में कवर करके दो, दैट इज द एक्सीलेंस दैट यू शुड चेज फॉर। ठीक है, लेट इट बी, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो ये वीडियो इसलिए था कि भाई मेरे सोल्यूशन वीडियोस ठीक थे, आप जाके देख सकते हैं। जो एक कस्टम्स वाला था वो मैंने ऑलरेडी कमेंट में दिया हुआ था, ओवरसाइड 2,16,000 को मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा सब कुछ अप टू डेट करेक्टेड। तो या सो हाँ, काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो आपने कस्टम्स के 3 रेगुलर बैच के लेक्चर अपलोड कर दिए, बाकी लेक्चर्स का है तो यार थोड़ा लॉजिस्टिकल टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आई एम जस्ट ऑक्यूपाइड विद दोज थिंग्स। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, सून मैं बाकी लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड देन कस्टम्स के बाद वी विल टेक अप जीएसटी। तो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बस थोड़ा सा यार चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ना पढ़ें। और ये पेपर आप एक बार सोल्यूशन देखें, सजेस्टेड देखें, खुद भी देखेंगे कि कहाँ पे मैंने क्या अजम्पशंस ली थी, और मैंने डिस्कस भी किया था कि ऐसे मैंने क्यों लिया था, तो आपको समझ आएगा कि एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना होता है। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।